देखिए मैंने आपको बताया था आज का टॉपिक हमारा था उत्तराखंड। उत्तराखंड में आदिम जनजाति का आगमन, आदिम जनजाति। ठीक है, उत्तराखंड में आदिम जनजाति, जैसा कि मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं कि एंशिएंट हिस्ट्री में हमने देखा कि आदिमानव थे। आदिमानव का जो मूल स्थान था इस टाइम पे बिल्कुल जो आप देख सकते हो कि पशुपालन नहीं, कृषि, ये कॉन्सेप्ट नहीं आया था स्टार्टिंग वाले में। इस टाइम पे ये लोग गुफाओं में और शैलासरों में रहते थे और इस टाइम पे गुफाएं और शैलासर के नजरिए से उत्तराखंड एक कह सकते हो कि उत्तम स्थान था। तो यहाँ पे जितने भी गुफाएं और शैलासर आप लोग देखते हो, जैसे लाखू उद्यान हो गया है ना, और बहुत सी गुफाएं देखते हो, वहां पे कहा गया है कि यहाँ पे उत्तराखंड की इन आदिम जनजातियों ने ही वहां पे क्या कर रखा है, चित्रकला कर रखी है एंड अन्य जो भी एक्टिविटी है वो चीजें इन लोगों ने कर रखी है। ठीक है, इसके बाद देखिए उत्तराखंड में मैं आपको सीरीज बता दूं। सबसे पहले कोल आए, फिर किरात आए, फिर खस आए, ये एक सीरीज है। तो देखिए एंशिएंट उत्तराखंड हम जब भी पढ़ेंगे, कोल, किरात और खस पढ़े बिना हम आगे चले जा रहे हैं तो मे भी आयोग यहाँ पे आप लोगों को फंसा सकता है। इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ बहुत पॉइंट जो है जो हमें जानने हैं, जो आयोग पूछ सकता है। ठीक है, वो कुछ बहुत ही पॉइंट हमें क्या करते हैं, हमारी मंजिल या मेरिट से हमें दूर ले जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, वो कुछ बहुत ही पॉइंट हमें मंजिल से वहां से दूर ले जाते हैं। तो फिर से एक बार मैं कोलों के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए कोल जो थे उत्तराखंड में सबसे प्राचीन यानी कि प्राचीन आदिम जनजाति थी, सबसे प्राचीन आदिम जनजाति है। कहने का मतलब है कि उत्तराखंड में सबसे पहले जिस भी जनजाति का हम लोग अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले वो कोल होगी, कोल के बाद ही अन्य जनजाति आएंगी। ठीक है, कोलों का उस टाइम पे जो रिलेशन था वो वैदिक सभ्यता से माना जाता है। वैदिक सभ्यता जो थी उसमें दो प्रकार के लोग पाए जाते थे, एक आर्य, एक अनार्य। ठीक है, आर्य जो थे इन्होंने वैदिक सभ्यता स्टैंड की और सैंधव और सिंधु घाटी सभ्यता और सॉरी वैदिक ने जो की वो आपको पता, आर्य जो थे जो मिडिल एशिया से आए थे, मिडिल एशिया से आक्रमण किया और इन्होंने वैदिक सभ्यता का क्या किया, सीधे के सीधे वैदिक सभ्यता का डेवलपमेंट किया। इसके बाद जो लोग उस दल में शामिल नहीं थे यानी कि उनसे भिन्न थे, उनसे देखने में उनकी कदकाठी से भिन्न थे, उन्हें अनार्य कहा गया। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर भी अलग था उनसे और उनकी बनावट भी अलग थी। ठीक है, उन्हीं अनार्यों में कोलों को भी रखा गया उत्तराखंड के इतिहासकारों द्वारा। ठीक है, तो ये थे अनार्य, ये उत्तराखंड में ही नहीं भारत के अन्य प्रदेशों में भी आके बसे। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए कोला का जो स्ट्रक्चर है उत्तराखंड में सबसे प्राचीन आदिम जनजाति है। इसके बाद शिव प्रसाद डबराल, आपको पता है मैंने आपको बार बार बता रखा है कि शिव प्रसाद डबराल ने उत्तराखंड का इतिहास कितने खंडों में लिख रखा है, बताइए कोई बता सकता है उत्तराखंड का इतिहास शिव प्रसाद डबराल ने कितने खंडों में लिख रखा है? 12 खंडों में, है ना। देखिए जब इन्होंने उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिख रखा है, जो 12 खंडों का उत्तराखंड का इतिहास लिख रखा है इन्होंने अपनी बुक, उसमें इन्होंने साफ लिख रखा है कि जो कोल थे इनके जो नाम थे, जैसे नदी, तालाब, झरनों के नाम थे, वो आज भी उत्तराखंड के जो नदी, झरने, तालाबों के नाम है वो कहीं ना कहीं कोलों से मैच होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो कहते हैं कि सिर्फ नदी, झरने, इसके अलावा भी और चीजों के भी, जैसे कुमाऊनी भाषा, गढ़वाली भाषा में भी कोलों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अलावा जो हमारा सांस्कृतिक या कह सकते हो कि साहित्यिक जो उत्तराखंड का एक सांस्कृतिक वाला पार्ट है उसमें भी कोलों का हमें इंडिकेटर देखने को मिलता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे चल के जो आयोग आपसे क्वेश्चन करने वाला है वो आगे से करने वाला है। ठीक है, इनका उल्लेख देखिए साहित्यिक या वैदिक साहित्यों में कोलों को मुंडे व सबर करके संबोधित कर रखा है। ये क्वेश्चन आपसे आयोग बना सकता है। ठीक है, वैदिक साहित्यों में जो कोल थे उनको मुंड और सबर करके संबोधित कर रखा है। आयोग क्या क्वेश्चन करेगा, निम्नलिखित में से किस प्राचीन आदिम जनजाति को मुंड कहा जाता है या सबर कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास कोल, किरात, खस या अन्य कोई भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको एग्जैक्ट पता है कि
मुंड वैदिक साहित्यों में कोल को कहा गया है, सबर भी वैदिक साहित्यों में कोल को कहा गया है। ये क्वेश्चन इन फ्यूचर में आयोग बना सकता है। इसके बाद देखिए थोड़ा सामाजिक स्ट्रक्चर इनका जानने की कोशिश करते हैं। तो सामाजिक स्ट्रक्चर के दौरान ये लोग अपने इनके जीवन में सबसे अहम भूमिका थी कुमार और कुमारी और कुमार ग्रह। देखिए कुमारी और कुमार ग्रह इनके सामाजिक जीवन का सबसे मजबूत स्तंभ या पिलर कह रहा है। वर्तमान में ये जो हमारी 5 प्रमुख जनजातियां हैं उनमें जिसमें देखने को मिलता है ये भोटिया जनजाति में देखने को मिलता है, कुमार और कुमारी ग्रह वर्तमान जनजाति जिसमें देखने को मिलता है। लेकिन एंशिएंट में आदिम जनजाति की बात करें तो वो आदिम जनजाति कौन सी थी बताइए? कोल आदिम जनजाति थी। ठीक है, आगे चल के देखिए इनका सामाजिक स्ट्रक्चर जो था, ये लोग संगीत, नृत्य आदि चीज बहुत मतलब आप कह सकते हो कि ज्यादा मात्रा में ये लोग करते थे, है ना। इन चीजों पे ज्यादातर ये लोग अपना समय जो था इन्वेस्ट करते थे। इसके साथ साथ ये लोग जो थे इनकी आर्थिक इकोनॉमी एक्टिविटी में आपको बता रहा हूं, इनकी इकोनॉमी एक्टिविटी जो थी वो एग्रीकल्चर थी यानी कि कृषि थी। ठीक है, कृषि के दौरान ये लोग कपास, गन्ना ये फसलें उगाया करते थे। साथ ही ये लोग नदी, नाले और तालाब वाले क्षेत्रों में ज्यादा एग्रीकल्चर किया करते थे। ठीक है, साथ ही देखिए ये लोग जो थे, जो इनका दाह संस्कार होता था वो खुले में होता था। ठीक है, खुले में ये लोग दाह संस्कार करते थे और जब खुले में दाह संस्कार करने के बाद बताया जाता है कि कुछ दिनों बाद ये उनकी अस्थियों को लेके फिर उसका विसर्जन करते थे। पहले ये लोग खुले में इनका दाह संस्कार करते थे। किसका करते थे? जो अपना जिन लोगों का मृतक शरीर है। ठीक है, इसके अलावा देखिए उत्तराखंड में किसी भी जनजाति या आदिम जनजाति द्वारा जो सबसे पहले लिंग पूजा शुरू की वो आदिम जनजाति द्वारा ही सबसे पहले लिंग पूजा शुरू की गई थी। ये क्वेश्चन आपसे आयोग पूछ सकता है इन फ्यूचर में कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड में सबसे पहले लिंग पूजा किस आदिम जनजाति द्वारा शुरू की गई थी? तो आपका आंसर होगा क्या? कोल आपका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से कोलों का ये स्ट्रक्चर रहा। आपसे यहां से 2-3 क्वेश्चन आयोग पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखिए जैसे ही कोल गए इस क्षेत्र से वैसे ही किरात आए। ठीक है, कोल गए नहीं, कहा जाता है कि देखिए उस टाइम पे क्या चल रहा था, उस टाइम पे क्षेत्रवाद यानी कि जो भी क्षेत्र थे, जो भी एरिया थे, उनमें आधिपत्य के लिए संघर्ष चल रहा था मानव जीवन में उस टाइम पे संघर्ष चल रहा था। जैसे ही कोल यहां से गए तो वैसे ही कोलों को भगाया किसने? किरातों ने। ठीक है, कोलों को भगाया किरातों ने। अब जो उत्तराखंड की पावन भूमि थी उस पे किरात जो जनजाति थी, आदिम जनजाति, वो आ गई दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे कोल ही थे, दूसरे नंबर पे किरात थे। ठीक है, कोलों के बाद आए उत्तराखंड में कौन? किरात। अब देखिए किरातों के बारे में जानने के कुछ प्रमुख स्रोत हैं, जैसे साहित्यिक स्रोत है आपके। ठीक है, साहित्यिक स्रोतों में किरातों के बारे में जानकारी मिलेगी, अभिलेखों में किरातों के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा कह रखा है कि कुछ विदेशी जो साहित्यकार थे या लेखक थे जो भारत में आए थे उनके द्वारा भी किरात जो जनजाति थी उसका उल्लेख कर रखा है उत्तराखंड में। ठीक है, उसका उल्लेख इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे चलते देखिए महाभारत आपने देखा होगा। ठीक है, इसके अलावा आपने केदारखंड सुना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपने स्कंद पुराण सुना होगा। देखिए ये वो नाम है जिसमें गढ़वाल के बारे में संबोधित हमें जानकारी मिलती है। देखिए महाभारत में मैंने आपको बताया था कि महाभारत का वन पर्व में या महाभारत में, ठीक है, उत्तर कुरु करके गढ़वाल को संबोधित कर रखा है। उसके बाद मैंने केदारखंड कह रखा था, इसके अंदर पुराण का हिस्सा था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जो आपका केदार स्कंद पुराण का हिस्सा था केदारखंड। ठीक है, फिर से सिपसा डबराल के अनुसार ठीक है, केदारखंड ने किरातों को भिल्ल करके संबोधित कर रखा है। भिल्ल, ठीक है, भिल्ल करके संबोधित कर रखा है। हम तो किरात कह रहे हैं। अगर आप केदारखंड पढ़ोगे तो केदारखंड में इसी किरात को भिल्ल करके संबोधित कर रखा है। तो क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बन जाता है। आयोग आपसे क्वेश्चन बनाएगा। क्या क्वेश्चन बनाएगा? वो बोलेगा निम्नलिखित में से किरातों को किस एक ग्रंथ ने या किस एक साहित्य ने भिल्ल करके संबोधित कर रखा है। ऑप्शन ए केदारखंड, ऑप्शन बी महाभारत,
ऑप्शन सी ऋग्वेद या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल होते हैं और एंशिएंट हिस्ट्री से होते हैं, और रिसोर्सेज न मिलने के कारण हम लोग यहीं पे रुकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों पे मेरा मानना है सबसे ज्यादा हमारा फोकस होना चाहिए। अगर इन क्वेश्चनों पे हमारा फोकस नहीं होगा तो मे बी आप मान के चलें कि ये क्वेश्चन मुश्किल में डाल देंगे हम लोगों को तैयारी के दौरान। ठीक है, तो क्वेश्चन सीधे मैं बना रहा हूं यहीं पे, निम्नलिखित में से किस जनजाति को उत्तराखंड में भिल्ल भी कहा जाता है? ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी किरात, ऑप्शन सी खस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो हमारा सीधा का सीधा आंसर क्या होगा? किरात। ठीक है, तीन नाम हाथ में मिले, मुंड, सबर, भिल्ल। मुंड, सबर, भिल्ल, थोड़ा नाम डिफरेंट है इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन थोड़ा टफ बन सकता है। मुंड और सबर जो नाम था वो कोल जनजाति का था, भिल्ल जो नाम है वो किसका है बताइए? किरात का है, लेकिन अलग अलग साहित्यों में इन्हें अलग अलग नाम दे रखे हैं। ठीक है, देखिए आगे चल के कहा गया है जैसे ही किरात जो थे इनका उत्तराखंड में आधिपत्य हुआ, ठीक है, इनका उत्तराखंड में आधिपत्य हुआ, तो इसके बाद जो कोल थे वो कहां गए? क्योंकि इनको इनने भगाया था। बताया जाता कि कोल फिर उसके बाद वृद्ध हिमालय वाले क्षेत्रों में चले गए, वृद्ध हिमालय वाले क्षेत्रों में चले गए। ठीक है, कोल फिर वृद्ध हिमालय वाले क्षेत्रों में चले गए। हालांकि किरात जो थे वो कोलों से अपने वैवाहिक संबंध जो थे वो स्थापित करते थे या बनाते थे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वर्तमान में कहा गया है कि किरात जो है, किरातों के जो पूर्वज हैं वो उत्तराखंड में वर्तमान में किन किन जगहों पे मिलते हैं वो इंडिकेट कर रखा है। इनने क्या रखा कि कर्णप्रयाग, ठीक है, कर्णप्रयाग, द्वाराहाट, ठीक है, टनकपुर, कपकोट बागेश्वर में, ये वो क्षेत्र है कर्णप्रयाग, द्वाराहाट, टनकपुर, कपकोट, ये वो क्षेत्र है जहां पे अभी वर्तमान में भी किरातों के हमें क्या मिलते हैं? वंशज मिलते हैं, यानी कि किरातों के इंडिकेटर मिलते हैं इन जगहों पे हमें। ठीक है, तो कह सकते हो कि किरातों का कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और सांस्कृतिक जीवन में, तो कर्णप्रयाग हो गया, द्वाराहाट हो गया, टनकपुर हो गया, कपकोट हो गया, इन क्षेत्रों में अभी भी किरातों के पूर्वजों के वंशज जो है वो मतलब जो है वो बसे हुए हैं। ठीक है, देखिए आगे किरात के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। किरात मुख्य रूप से पशु पालन करते थे। ठीक है, मुख्य रूप से पशु पालन करते थे। कोल जो थे वो मुख्य रूप से क्या करते थे? कृषि करते थे। ये क्वेश्चन ट्रेडिशनल है और यहाँ पे आयोग आपसे क्वेश्चन में फंसा सकता है। वो क्वेश्चन करेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो मुख्य रूप से कृषि करती थी? कोल, किरात, खस। तो आपका आंसर देखिए उसने कृषि पूछ रखा है। ठीक है, मुख्य रूप से, मुख्य व्यवसाय की बात कर रहा है, तो मुख्य व्यवसाय कृषि तो कोलों का था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि वो पशुपालन नहीं करते थे, वो लोग भी पशुपालन करते थे, लेकिन पशुपालन से ज्यादा वो जो महत्व देते थे वो एग्रीकल्चर को देते थे। इसी प्रकार से हम किरात में आए, किरात को अपने जीवन में ज्यादा महत्व देते थे पशुपालन को। हालांकि ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर को महत्व नहीं देते थे, एग्रीकल्चर को भी महत्व देते थे, लेकिन पशुपालन की अपेक्षा कम महत्व देते थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे क्वेश्चन करेगा कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड की कौन सी ऐसी जनजाति है जो मुख्य रूप से पशुपालन करती थी? कोल, किरात, खस, या कोई और नाम होगा? तो आपका आंसर सीधा का सीधा क्या होगा बताइए? किरात आपका आंसर होगा। थोड़ा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, एंशिएंट का क्वेश्चन है, तो मे बी हर कोई यहाँ पे फंस जाता है। तो ठीक है, देखिए पशुपालन के दौरान सबसे प्रमुख जो इन लोगों का पशु था वो था भेड़। ठीक है, भेड़ों से ये लोग क्या करते थे? आपको पता है कि ऊन बनती थी। ठीक है, ऊन जो बनता था, तो इनका मुख्य व्यवसाय भी भेड़ों से ऊन निकाल के अपना आर्थिक जीवन जो गतिविधियां थे उसे चलाते थे। ठीक है, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हम लोग हमारी इंडियन की जो हिस्ट्री है उससे जोड़ते हैं। इंडियन हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? एनीवन आंसर? आप लोग अभी ऑनलाइन हो तो इनबॉक्स खुला है, या अपने को म्यूट रेड बटन जो आपका आ रहा है उसको छोड़ दें। ठीक है, उसको दबाएं, वो रेड नहीं है। पशुपालन, ओके। और हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। हड़प्पा का
क्या था हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय? हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय जो था वो था बिजनेस। समझ में आ रहा है? हड़प्पा सभ्यता का मुख्य जो व्यवसाय था वो था बिजनेस। आपको बार बार किताबों में आप लोग देख चुके हो, हर जगह देख चुके हो, ठीक है। उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो था बिजनेस, ठीक है। यहां पे यही क्वेश्चन आता है। अब वैदिक काल में जो था 3 पार्टों में था, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वैदिक काल को 2 पार्टों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। एक ब्राह्मण काल आएगा, वो उत्तर वैदिक काल में इंक्लूड होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन बोल रहा हूं, उत्तर वैदिक काल के आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, ठीक है। पूर्व वैदिक काल के आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। उसके बाद जो ब्राह्मण काल आया, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, उस टाइम पे मुख्य व्यवसाय क्या था। देखिए आप मान के चलिए, मैं आपको थोड़ा लॉजिकली समझा रहा हूं, ठीक है। हमारा जो था 1030 ईस्वी में अतरंगी खेड़ा यानी कि यूपी से हमें लोहा मिला, ठीक है। लोहा लाके हमने एग्रीकल्चर को और आसान किया। एग्रीकल्चर, लोहा आने के बाद ही सबसे बड़ी मात्रा में चेंजेस हुए एग्रीकल्चर में। उससे पहले हम तांबा इत्यादि का यूज करते थे, तो वो हमारे जो खेत थे या जो भी हमारे बंजर खेत थे उनमें उतने, मतलब कह सकते हो कि तरीके से या प्रभावशाली तरीके से वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाता था। जैसे ही लोहा आया, लोहे के हथियार बनने शुरू हो गए, वैसे ही हमारे यहाँ एग्रीकल्चर यानी कि इंडियन हिस्ट्री में एग्रीकल्चर भी होना बहुत बड़ी मात्रा में शुरू हो गया। 1030 में आपका लोहा मिल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए मेंटलिटी लेवल का है। 1030 में आपका लोहा मिल रहा है, उसके बाद लोहे को विकसित किया गया, ठीक है। धीरे धीरे लोहे को विकसित किया गया। तो 1030 से बाद में आते रहोगे, एग्रीकल्चर का जो वृहद पैमाना होगा यानी कि बड़े पैमाने पर आएगी, यहां से आने शुरू होगी। यानी कि पूर्व वैदिक काल में अभी भी एग्रीकल्चर उतने बड़ी मात्रा में नहीं होगा। उत्तर वैदिक काल जो होगा ना 1100 से जो शुरू होगा, 1000 BC से लेके 1000 BC तक, उस वाले टाइम पीरियड पे एग्रीकल्चर बहुत बड़े मात्रा में होगी। समझ पा रहे हो आप लोग, है ना। तो ये चीजें हैं। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था, जो किरातों का था, वो था पशुपालन, ठीक है। देखिए इनका जो समाज था वो संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार इनके जीवन का, मतलब इनके सोशल स्ट्रक्चर की नींव की हड्डी थी, यानी कि रीढ़ की हड्डी थी, ठीक है। संयुक्त परिवार, ये क्वेश्चन आपसे आयोग पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस एक जनजाति या आदिम जनजाति की प्रमुख विशेषता संयुक्त परिवार थी, ठीक है। प्रमुख विशेषता संयुक्त परिवार थी। तो आपका आंसर क्या होगा, किरात। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए किरात, इसके अलावा देखिए इन्हें किन्नर, किन पुरुष करके संबोधित कर रखा है। किन्नर, किन पुरुष भी इन्हें बोला जाता है, ठीक है। देखिए जो हमारे श्री प्रसाद डबराल है वो कहते हैं कि ठीक है, कोलों से आने से पहले उत्तराखंड को कोलों के प्रभाव से कोल मंडल बोला गया। किरातों के आने से किरात मंडल इसे बोला गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि गढ़वाल को किरात मंडल भी बोला जाता है, ऐसा मैंने आपको बताया था, है ना। तो ये इन्हीं के प्रभाव के कारण इसको किरात मंडल भी बोला जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि किन, किन्नर और किन पुरुष इन्हें कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। निम्नलिखित में से किरातों को क्या नहीं कहा जाता है। मैं ऑप्शन बता रहा हूं क्या नहीं कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट भिल्ल, दूसरा ऑप्शन आपके पास ए, बी ऑप्शन किन्नर, किन्न कह सकते हो, सी ऑप्शन किन्न पुरुष, और डी ऑप्शन उपरोक्त में से सभी। यहां पे आपको कंफ्यूज हो सकता है कि भिल्ल नहीं कहा जा सकता है, किन्न और किन्न पुरुष से संबंधित है, फिर भी आप एक बार सोचोगे, ठीक है। लेकिन भिल्ल कहां से कहा गया। देखिए मैंने आपको जब पढ़ाया तो भिल्ल इन्हें किसमें कहा जाता है, केदारखंड में किरातों को भिल्ल करके संबोधित कर रखा है। तो आयोग का जो पैटर्न हो सकता है ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। निम्नलिखित में से किरातों को क्या बोला जाता है या क्या नहीं बोला जाता है। ऑप्शन आपके सामने होंगे और आपको बखूबी इनको किस किस नाम से जाना जाता था। देखिए होता क्या है, ये जो कोल, किरात और खस में पढ़ाऊंगा इनमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा हमें इनका सोशल स्ट्रक्चर पढ़ना है कि सोशल स्ट्रक्चर में ये लोग क्या क्या मेन एक्टिविटी करते थे।
दूसरा हमें इनका क्या पढ़ना है, इकोनॉमी वाला, आर्थिक व्यवस्था वाला पढ़ना है। तीसरा हमें इन्हें किन नामों से इनको संबोधित करना है, यही चीजें हमें पढ़नी है, यहीं से आयोग क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कल का पेपर हुआ था उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसी कोड पे हम लोग रिजॉइन करेंगे इसके बाद। ठीक, ओके।